दर्शकों नमस्कार, मैं हूं अपराजिता शुक्ला और आज मैं मौजूद हूं राय जुडिशियल क्लासेस BLW वाराणसी में और मेरे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र कुमार राय सर। सबसे पहले मैं सर को शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे बातचीत कर पाऊँ। अब सर के बारे में पहले हम जानते हैं, इनका परिचय, नाम हम सब जानते हैं और इसके साथ ही इनके क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता दें। सर ने BHU से LLB LLM किया हुआ है, सर नेट JRF भी हैं, PhD परस्यू कर रहे हैं और इसके साथ लॉ के क्षेत्र में पिछले 13 सालों से लॉ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शित कर रहे हैं और 2015 से राय जुडिशियल क्लासेस इन्होंने शुरुआत की, जो कि आज तक जुडिशरी के एस्पायरेंट्स को मार्गदर्शित कर रहा है और लगातार सिलेक्शन दे रहा है। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कोचिंग की शुरुआत किन उद्देश्यों के साथ की, तब क्या उद्देश्य थे और आज क्या उद्देश्य है? जब कोचिंग की शुरुआत हुई थी उस समय जो उद्देश्य था, आज भी उद्देश्य वही बना हुआ है। थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है उसमें, क्योंकि जब 2015 में मैंने कोचिंग की शुरुआत की उस समय मैंने ये देखा कि जब हम लोग लॉ करके निकले हुए थे तो बनारस में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो बच्चों को सही गाइडेंस दे सके, ताकि बच्चे जो होनहार हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और करना चाहते हैं, और वो अपने सपनों को साकार कर सकें और तैयारी कर सकें। तो ये कमी तो शुरू से ही महसूस हो रही थी। लेकिन 2015 में मैंने देखा कि मेरे घर के भी बच्ची जो बाहर जाके पढ़ना चाह रही थी, प्रिपरेशन करना चाह रही थी, उसको हम लोग भेज नहीं पा रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि लड़की है तो अकेले कैसे बाहर भेजें। और ये मानसिकता सिर्फ हमारे यहाँ की ही नहीं थी, मैं महसूस किया कि ये मानसिकता लगभग सभी लोगों के साथ थी। और बहुत सारे लड़कों के साथ ये समस्या होती है कि परिवार की भी जिम्मेदारियां होती हैं और जिसकी वजह से माँ बाप को छोड़ के वो जाके दूर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते। सब आर्थिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो एक मोटी फीस दे सकें और जाके बाहर रह सके, पढ़ाई कर सकें। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने 2015 में इसलिए कोचिंग की शुरुआत की कि ताकि बनारस और बनारस के आसपास के जो क्षेत्र के बच्चे हैं उनको मैं गाइड कर सकूं, उनको मदद कर सकूं, ताकि कम से कम इस क्षेत्र के बच्चों को परेशानी ना। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां कुछ और थी। आज परिस्थितियों में बहुत बदलाव हो गया। अब हर जगह ऑनलाइन सेंटर उपलब्ध हो गए हैं, ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध हो गई हैं, आप कहीं भी बैठ के कहीं की तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी अब 2023 से ऑनलाइन कोचिंग चल रही है और देश भर के बच्चे संस्था से जुड़े हुए हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि जो बच्चे कमजोर हैं, मतलब पढ़ाई में कमजोर नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो परिस्थितियों वश कमजोर हैं, जिनके घर पर वैसी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि वो बाहर जाके पढ़ाई कर सकें, ऐसे बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगा और उनके सपनों को साकार करने में कहीं भी कोई परिस्थिति बाधक नहीं हो सकती। इसी वजह से मैंने इस कोचिंग की शुरुआत की। सर, ये बहुत ही एक नेक विचारधारा है और आपका उद्देश्य सीधा सा यही है कि शिक्षा किसी के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए और इस उद्देश्य की मैं बिल्कुल सराहना करती हूँ तहे दिल से। लेकिन एक और सवाल है जो दिमाग में आता है कि आपने जुडिशरी की ही कोचिंग के बारे में क्यों सोचा? जुडिशियरी की कोचिंग के बारे में क्यों सोचा, या यूं कहें कि कोचिंग के बारे में क्यों सोचा? कोचिंग के बारे में क्यों सोचा तो मैं बता ही चुका हूँ। जुडिशियरी ही विकल्प इसलिए था क्योंकि लॉ के फील्ड में मैंने पढ़ाई की थी और मेरे बड़े भाई साहब भी लॉ के फील्ड से थे, बहुत सारे ऐसे परिचित थे जो लॉ के फील्ड से थे। तो लॉ में आने से पहले से भी मैं लॉ में एक्सपीरियंस जो है इकट्ठा कर रहा था। तो मैं जब लॉ पढ़ के हुआ, कुछ सालों तक मैंने लॉ कॉलेज में पढ़ाया, उसके बाद मैं लॉ के फील्ड में अपने आप को समझ रहा था कि मैं अब ठीक ठाक बच्चों को गाइड कर सकता हूँ। इस वजह से ही मैंने जुडिशियरी की कोचिंग की शुरुआत की। जी, तो मेरी समझ ये है कि आपका सब्जेक्ट था लॉ, इसलिए आपका इंटरेस्ट था और उस इंटरेस्ट को आपने बहुत ही अच्छे उद्देश्य में परिवर्तित कर दिया। मूल रूप से यही कारण। जी सर, जैसा कि आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 2023 से ऑनलाइन माध्यम से भी राय जुडिशियल क्लासेस जो है वो एस्पायरेंट्स को मार्गदर्शित कर रहा है। तो ये बताइए कि इतनी कम फीस में, इतने नॉमिनल चार्जेस में ये कैसे मुमकिन है कि हर एक बच्चा हिंदुस्तान का घर बैठे पढ़ पा रहा है और अपने सपनों को साकार कर पा रहा है? देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कंसिडरेशन जरूर ले रहा है। जी। अब अगर जो लोग कोचिंग को व्यवसाय समझ रहे हैं वो पैसे का कंसिडरेशन के लिए काम कर रहे हैं। मैं कोचिंग इसलिए शुरू किया था ताकि बच्चों की मदद हो सके। आज भी वही मोटिव है हमारा और ज़्यादातर हमारा फोकस यही कमज़ोर बच्चे हैं, मतलब आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हीं पर हमारा फोकस रहता है। तो इसलिए हमारे लिए ये फीस है ही नहीं, हमने फीस मान के इसको रखा ही नहीं है। बस पर्पज़ हमारा ये है कि ताकि हमारे साथ जो हमारी टीम काम करती है, हमारे ऊपर मान लीजिए लोगों का भला करने का नशा चढ़ा हुआ है, संभव है कि लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो उनकी बेसिक नीड भी पूरी होती रहे और जब भी कोई कुछ पे करके लेता है तो उसकी कीमत उसको समझ में आती है।
थोड़ा सा टाइमिंग को लेके भी थोड़ा कुछ पे करता है तो उसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता बढ़ती है, मेरी भी उनके प्रति प्रतिबद्धता बढ़ेगी। इन सब कारणों की वजह से फीस मैंने रखा, और इतनी कम इसीलिए रखा है ताकि कोई भी बच्चा जो है फीस की वजह से पढ़ाई से वंचित ना हो जाए, क्योंकि हमारी कोचिंग का मोटो ही यही है कि शिक्षा पर सप्ताह। जी, शिक्षा पर सबका अधिकार है और आपने इस अधिकार को हर एक बच्चे तक पहुंचाया है, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर, जो एस्पायरेंट्स होते हैं, स्पेशली जो यंग एस्पायरेंट्स हैं, उनके मन में एक बात ये होती है कि आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स के पास जो पावर्स होती हैं वो पावर्स जुडिशरी में नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये वाकई मिसकंसेप्शन है तो आप इसको कैसे दूर करना चाहेंगे? नहीं, मैं इस बात से सहमत तो नहीं हूं कि पावर ज्यादा उनके पास है जी। हाँ, ग्लैमर ज्यादा उनके पास है, ये दिखाई देने वाली जो पावर है उनके पास है। और चूंकि हम लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए लॉ के पावर को बहुत अच्छे से और बहुत करीब से देख पा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि उनके पास पावर है। हाँ, जिन बच्चों को वो ग्लैमर चाहिए, बिल्कुल वो आईएएस पीसीएस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उस ग्लैमर के पीछे क्या क्या परेशानियां हैं ये हमको दूर से दिखाई नहीं देती, एक बात। दूसरी बात यह है कि जुडिशियरी के फील्ड को मैं अभी भी सबसे ज्यादा सेफ फील्ड मानता हूं कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें अभी भी बहुत कम है और एक रिस्पेक्टफुल जॉब है ये। आप समाज की सेवा भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको सम्मान भी मिल रहा है प्रॉपर। और मुझे नहीं लगता कि जुडिशियरी से ज्यादा सम्मान किसी फील्ड में, पावर भले हो लेकिन रेस्पेक्ट जो है जुडिशियरी की जो है वो अन्य फील्ड में नहीं मिल पाता। थोड़ा सा डरते भी हैं लोग जज सुन के। हाँ जी, एक डर भी है। तो मेरे जो भी दर्शक हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनको ये बात मैं भी क्लियर करना चाहूंगी कि कभी भी इस मिसकंसेप्शन में ना पड़े कि पावर ज्यादा है। बात सिर्फ ग्लैमर की है, और ग्लैमर से सर का मतलब क्या था? यही था कि वो लोगों के बीच में ज्यादा आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं, तो एक पब्लिक फिगर के रूप में वो फेमस ज्यादा होते हैं। जज जो है वो कोर्ट में ही मिलते हैं आपको, लेकिन जज कहीं भी मिल जाए तो डर तो जाते हैं लोग। एक जो सवाल है जो सभी बच्चों के मन में होता है कि कभी कभी पढ़ाई को लेकर के बहुत रुझान होता है, बहुत मन लगता है, कंसंट्रेशन होता है, फोकस होता है, फिर कुछ दिन पढ़ने के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहां से बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। वहां से हर एक बच्चा अलग अलग प्लान बनाता है, कुछ दिन बाद कुछ कहीं घूम के आएंगे, उसके बाद कहीं वैकेशन पे जाते हैं, उसके बाद। तो बच्चे ऐसा क्या करें कि वो सेल्फ मोटिवेटेड रहें और वो भी एक कंसिस्टेंसी के साथ रहें कि उनकी प्रिपरेशन हैम्पर ना? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ये समस्या रहती है कि बच्चे परेशान हैं कि सर उधर बीच पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से बड़ा डिस्टर्ब हो गया है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मन ही नहीं लग रहा। जी। देखिए, तो इसका कारण क्या है कि देखिए हर व्यक्ति का मस्तिष्क थोड़ा रिलैक्स खोजता है और वही हमको नहीं देना। और कैसे ये मोटिवेशन बना रहे कंटिन्यू, इसके लिए मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है और मैं छात्रों से चाहूँगा कि छात्र भी इस बात को जरूर अपने लाइफ में अपनाएं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको सिखा दे, जैसे हम लोग मोटिवेट क्लास में करते हैं, चाहे कभी किसी तरीके से व्यक्तिगत रूप से बच्चा आके मोटिवेट होने के लिए, समझने के लिए आता है, चाहे आप कोई फिल्म देख लेते हैं, जैसे 12वीं फेल आपने फिल्म देखी और कुछ दिनों तक आपको नशा चढ़ा रहा, ये मोटिवेशन जो है ना वो बहुत टिकाऊ नहीं होता। तैयारी करना, सोच देना और वास्तव में तैयारी करना, दोनों में बहुत अलग अलग चीज है। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जब भी आप कोई टारगेट डिसाइड करें और आपको लगेगा कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये करना और मैं कर लूंगा, तो आप ये बात ऐसे लोगों को भी बताएं जो आपके प्रबल विरोधी, जो लग रहा है कि आपकी इस बात पर आपका मजाक तक उड़ा सकते हैं। क्योंकि कही गई बातें, सुनी गई बातें, मोटिवेशन जो होता है वो बहुत क्षणिक होता है, कुछ समय तक रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके इस उद्देश्य पर हंस देगा ना, तो ये आपके अंदर आग पैदा करेगा और ये आग ऐसी रहती है कि बहुत लंबे समय तक रहती है। तो यही करिए, आप बताइए लोगों से कि मैं जज बनना चाह रहा हूं और मैं जज की तैयारी करने जा रहा हूं और मैं जज बन के दिखाऊं। अगर ये करने लगे ना तो आपके पीछे वो एक पावर काम करेगा जो आपको प्रेशर बनाएगा कि आपको करना ही है, और नहीं करेंगे तो बड़ी भारी बेइज्जती। तो सेल्फ मोटिवेशन के पीछे आपका कहना यही है कि खुद को हमें एक ऐसे जोन में डालना है जहां दूर दूर तक हमें कंफर्ट ना मिले, वही एक तरीका है। लेकिन सर, कुछ बच्चों की विचारधारा होती है अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को हम पब्लिसाइज ना करें, किसी को नहीं बताने से काम जल्दी होता है, ये एक इंडियन माइंडसेट है। और हर काम को लेकर है, वो पढ़ाई हो या बिजनेस हो या नौकरी हो, लोग अपनी बातें डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो इस विचारधारा को तोड़ने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो एक कंडीशनिंग के साथ हम सब बड़े हुए हैं उसको अचानक से कैसे छोड़ दें और खुद से खुद के प्लान्स को कैसे हम पब्लिक में लेते हैं? देखिए, जब भी आप कुछ बनना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि भीड़ से बाहर निकलना चाहते हैं। जी। तो जब भीड़ से बाहर आपको बहुत स्पेशल बनना है तो आपकी थिंकिंग भी बड़ी स्पेशल होनी चाहिए। जी। जो बात मैंने कही वो 99% लोग मेरी बात से सहमत नहीं हों। जी।
है ना? इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है। लेकिन अगर आपको स्पेशल करना है तो कुछ थिंकिंग भी आपकी स्पेशल होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ लाइफ में कर रहा है और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उसमें सिर्फ एक टैलेंट का अंतर नहीं है, माइंडसेट का अंतर है। बिल्कुल। तो इसलिए अगर ऐसा लगता है कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं, मैं कहीं से भी नहीं भटकूंगा, सब कुछ ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप मत बताइए किसी से, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये रिस्क लग रहा है तो बिल्कुल सबसे बताइए और अपनी बेइज्जती करवाने के लिए रेडी रहिए। जी, तो जो भी मेरे दर्शक हैं, एस्पायरेंट्स हैं, इस बात को ध्यान में रखें कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और ये जो माइंडसेट है कि अपनी चीज़ों को हम सीक्रेट रखें, प्राइवेट रखें। आप अपनी स्ट्रैटेजीज को प्राइवेट रख सकते हैं, लेकिन अपने गोल्स को पब्लिसाइज करके, क्योंकि एक प्रेशर होना जरूरी है और ये एक पॉजिटिव प्रेशर है जितनी मेरी समझ है। सर, इसके साथ ही एक और सवाल आ रहा है जो हम सब जानना चाहते हैं कि राय जुडिशियल क्लासेस बैक टू बैक कई सालों से सिलेक्शन दे रहा है, इसके पीछे क्या राज, क्या है ऐसा जो यहाँ से इतने सिलेक्शंस हो रहे हैं? इसका मूल कारण ये है कि मैं भाग्यशाली क्योंकि मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है कि जो भी बच्चा मुझसे जुड़ा इतने सालों में और सीरियसली उसने प्रिपरेशन की हुई है, उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जो इस रेशियो में सिलेक्शन देता। बिल्कुल। तो इसके लिए बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन हो रहा है, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। हाँ, मैं क्या करता हूँ बच्चों के लिए जी, मेरा प्रयास ये होता है कि बहुत ज्यादा ग्लैमर पर ना जाया जाए, मतलब बनावटी दुनिया से थोड़ा अलग रहा जाए और सिर्फ उसी टारगेट के लिए काम किया जाए जो टारगेट हमारे दिमाग में है। तो जुडिशियरी और एपीओ के लिए अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो जरूरी हो जाता है कि हमें अपने आप को उस फॉर्मेट में ढालना हो, और हमारे सब प्रोविजन पढ़ जाने से, सारी चीजें याद हो जाने से, सब चीजें समझ जाने से ही सिलेक्शन नहीं होते हैं। सिलेक्शन के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है जी। क्योंकि अगर सिर्फ नॉलेज से सिलेक्शन होता तो देश भर के जितने भी टीचर हैं, चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, चाहे जुडिशरी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, चाहे अन्य परीक्षाओं की प्रिपरेशन करा रहे हैं, सबसे पहले उस कुर्सी पर बैठने का हक उस व्यक्ति को होता है, जबकि ऐसा होता नहीं। टीचर के रेशियो में स्टूडेंट का सिलेक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए विद्वत्ता नहीं, फॉर्मेट में अपने आप को ढालने की जरूरत है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है, हम लोग जो प्रयास करते हैं, एक तो ये कि हम अपने आप को हमेशा ये मान के चलते हैं कि मैं अगली बेंच पर बैठा हूँ, और पढ़ाते समय मैं ये फील करता हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे क्या क्या क्वेश्चन दिमाग में आते, क्या क्या असुविधाएं होती, उन असुविधाओं को दूर करने का मैं प्रयास लेक्चर के दौरान ही करता हूँ। उसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम लोग रखते हैं ताकि बच्चे पर्सनली जुड़े। ऑनलाइन बच्चे हैं, उनके लिए जूम मीटिंग रखा जाता है ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चे सवाल कर सकें कुछ। तो मेरे तरफ से ये प्रयास होता है, और मैं आगे भी आश्वस्त कर सकता हूँ आपको कि ये प्रयास मेरा 100% आगे भी चलता है। यही कारण है शायद कि लोग कोचिंग से ही नहीं, सिर्फ आपसे भी इतने एस्पायरेंट्स जुड़े हैं और सालों से जुड़े हैं, या आपकी इंडिविजुअल फैन फॉलोइंग इसी वजह से है शायद। सर, इसके साथ ही बच्चों के लिए एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, जो कि ये है कि कई बार ऐसा होता है कि एस्पायरेंट्स अपनी जी जान लगा के मेहनत करते हैं, यकीनन करते हैं, वो एक उद्देश्य के साथ चलते हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं, जिन्हें किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, और वो कभी किसी स्टेज पे भी फेल हो जाते हैं अपने अटेम्प्ट्स के दौरान, कोई प्री के दौरान होता है, कोई मेंस में, कोई इंटरव्यू में। तो फेलियर जो है वो मैक्सिमम आज जो सक्सेसफुल रहे हैं स्टूडेंट्स वो भी देखते हैं, और जो अभी इस फील्ड में उतर चुके हैं वो भी देख रहे हैं। तो आप उन बच्चों को कैसे गाइड करना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रख सकें, अगर वो फेलियर देख भी रहे हैं तो अभी तक उनका 100% रिजल्ट नहीं आया है? देखिए, अगर आपको सफल बनना है तो फेल होना ही पड़ेगा, वो जरूरी चीज जी। और आपके क्वेश्चन पर मुझे परवीन शाकिर का शेर याद आ रहा है जी कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, जी, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है, मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहे हम, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े। क्या बात। कहने का मतलब है मेरा कि सिर्फ पास हो जाना या सफल हो जाना ही कमाल नहीं है। कमाल तो तब है कि जब आप फेल होने के बाद भी इतनी ताकत रखते हैं कि नहीं, आप पूरी तरीके से बिना डिमोटिवेट हुए आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए रेडी। और अगर ऐसा है तो फिर सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सफल होने के लिए आपको कई बार असफल होना होता है। तो ये सफलता का चरण है, और जो चरण आप पूरा कर रहे हैं, तो बिल्कुल असफलता से मत डरिए, प्रयास करते रहिए। अगर आप लंबे समय तक कंसिस्टेंटली प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता, बस गिव अप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, इसके साथ ही हमें ये बताइए कि जो बच्चे लॉ परस्यू कर रहे हैं, जो एस्पायरेंट हैं, जो ये चाहते हैं कि जब तक मैं लॉ कंप्लीट करूं अपीयरिंग में, उसके बाद मेरा बिना गैप के सिलेक्शन हो जाए, और वो बच्चे जो लॉ कंप्लीट करके सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे हैं, और वो भी बच्चे जो लॉ करके कोर्ट जाने लग गए, प्रैक्टिस में आ गए, इन तीनों वर्ग के बच्चों को आप कैसे गाइड करेंगे, कैसे मार्गदर्शित करेंगे
कि उनका भी जज बनने का या एपीओ बनने का सपना पूरा हो? पहले मैं उन बच्चों के बारे में बता देता हूँ जिनको अभी प्रिपरेशन के प्रारंभिक स्तर पर है, और उनके बारे में भी मैं बात करूँ जिनकी तैयारी कुछ हद तक हो चुकी है, वो तैयारी कैसे करें। दोनों की तैयारी करने का तरीका सेम नहीं होता। जो लोग अभी तैयारी के प्रारंभिक स्तर पे हैं, मतलब तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, उनके तैयारी करने का सबसे गलत तरीका यही होता है कि वो फ्रॉम सेक्शन 1 टू लास्ट पढ़ना शुरू करते हैं। ये सबसे गलत तरीका है। जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उस समय बिल्कुल अपने आप को प्रोविजन में उलझाइए मत। जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है वहां पर मत रुकिए, जो समझ में आ रहा है वो पार्ट पढ़ जाइए। दूसरा एफर्ट जब आप लगाइएगा, मतलब कुछ चीजें आपको लॉ की आइडिया होगी, उसके बाद तब आप उन प्रावधानों को पढ़िए जो आप पहली बार नहीं समझ पाए। मतलब जो पॉइंट आपका कमजोर है उस पर काम आपको पहली बार में नहीं करना। आपको जब एक बार पढ़ लेना है, अगली बार में आपको वो काम करना है। अदरवाइज अगर आप शुरू में ही कठिन कठिन चीजें लेने लगेंगे, सोचेंगे कि नहीं सेक्शन 1 से लास्ट तक चीजें हमारी एक ही बार में क्लियर हो जाए, तो एक सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं हो पाएगा। इतने सारे सब्जेक्ट कहाँ से क्लियर है ना? तो पहले किसी सब्जेक्ट में मूल प्रोविजन जो आप पढ़ सकते हैं, जो आप समझ सकते हैं, उसको पढ़िए। इससे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो पॉइंट आप देखिए जो पॉइंट आपको परेशान करता है, जो आपको याद नहीं हो पाता है, जो आप कर नहीं पाते, तो अपने वीक पॉइंट पर काम करिए। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना वीक पॉइंट है। कोई किसी का प्रेजेंटेशन बहुत खराब है, किसी का अच्छा है, किसी का मेंस बहुत अच्छा है तो प्री अच्छा नहीं। तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। जब एक बार आप तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद आप देखिए कि आपके साथ कौन सी समस्या है और उस समस्या पर काम करिए। निश्चित रूप से सफलता बहुत जल्दी जी। तो ये था मूल मंत्र सफलता का उन बच्चों के लिए जो एलएलबी कर रहे हैं, जो एलएलबी कर चुके हैं और या जो कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिस करने वालों के लिए मैं बताऊं, देखिए जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस दो स्थितियों में व्यक्ति करता है जी। एक तो जिसका इंटरेस्ट ही है प्रैक्टिस करने का, और दूसरा जिसको प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है जी। तो जिनका इंटरेस्ट ही है प्रैक्टिस करने का, उनको बिल्कुल 100% अपना प्रैक्टिस पर ही देना चाहिए। लेकिन जो लोग मजबूरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लग रहा है कि हमसे प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी इसलिए प्रैक्टिस कर लें, या उनके पास संसाधनों का अभाव है इसलिए वो प्रैक्टिस कर लें, तो मैं उनको बता दूं कि देखिए प्रैक्टिस के साथ भी प्रिपरेशन हो सकती है। अगर आपको मजबूरी में करना ही पड़ रहा है तो प्रैक्टिस के साथ भी प्रिपरेशन हो सकती है। अपने टाइम को मैनेज करिए, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि किसी के पास 24 घंटे से ज्यादा का समय होता है। आपके साथ कुछ मजबूरियां हैं तो दूसरे के साथ भी कोई ना कोई मजबूरी होती है। तो टाइम मैनेजमेंट लाइफ में बहुत जरूरी है। और क्योंकि हमको लगता है कि हम बहुत व्यस्त हैं, एक्चुअल में हम व्यस्त नहीं, ज्यादातर अस्त व्यस्त होते हैं जिसकी वजह से टाइम मैनेज नहीं होता। तो आप प्रैक्टिस करने के साथ भी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपको गाइड कर सके, कोई ऐसी कोचिंग हो जो ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करा सके, उससे जुड़िए और तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें। अपने को रोकिए मत। अगर मन है तैयारी करने का तो जरूर करिए। सर, प्रैक्टिस वाले बच्चों से जुड़ा एक और सवाल है। कई बार ऐसा होता है जो बच्चे कोर्ट में आ जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उनकी विचारधारा हो जाती है कि अभी प्रैक्टिस पे ध्यान देते, सीधा एचजेएस देंगे। ये एक मिसकंसेप्शन मुझे लगता है कि जिनकी एज है उनके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोअर जुडिशरी के लिए प्रयास नहीं किया है जी, उससे हायर जुडिशरी कभी निकल ही नहीं सकता। ये बहुत जरूरी था, दर्शकों इसको ध्यान से सुनिए। क्योंकि वो सिर्फ अपने टारगेट से भागने के लिए करता है। जिसको लड़ना है वो आज लड़ने के लिए रेडी रहता है, वो 5 साल बाद लड़ाई का नहीं सोचता। सही बात, ठीक ना? बहुत बड़ी बात। तो मैंने बहुत सारे ऐसे, आपने कहा ना, ये सवाल मेरे सामने बहुत आते हैं कि नहीं मैं एचजेएस देखता हूं। दरअसल उनको एचजेएस नहीं देखना है, अभी उनको आज लड़ने से डर लग रहा है। हाँ। इसलिए अपने वो टारगेट को 5 साल बाद के लिए टाल दें। तो अगर आपको एचजेएस भी निकालना है तो भी पीसीएसजे के लिए प्रयास करिए। सिलेबस लगभग वही है, पैटर्न लगभग वही है। तो आप अगर इन परीक्षाओं को निकाल लेंगे तो एचजेएस भी संभव है कि आप निकालें। केवल एचजेएस पे टारगेट करेंगे तो बड़ा कठिन है। तो जो सामने है उसको देखना है, उस पर ध्यान देना है, वो नहीं जो 5 साल 7 साल बाद आपके सामने आने वाला है। तो ये थी बात पूरे जुडिशरी से रिलेटेड, एस्पायरेंट से रिलेटेड। तो आपके जो भी दर्शक हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो कभी रहे हैं, जो आज भी हैं या जो आगे बनेंगे, उन सबके लिए आप इस पूरी इंटरव्यू का समापन कैसे करेंगे? एक जो आप उनको कुछ कहना चाहें अपनी तरफ से। सबके लिए बस यही है कि लगे रहिए। अगर आपके पास अभी अवसर है तो अवसर छोड़िए मत। और लॉ के फील्ड में तो कहते हैं कि एज शुरू ही 30 के बाद होती है तैयारी। लॉ के फील्ड में जितना देर होगा उतनी ही बढ़िया चीज मिलने की संभावना रहती है। बिल्कुल। अगर आप लोअर जुडिशरी में किसी कारणवश नहीं हो पाए तो ये आप सौभाग्य मनाइए, क्योंकि आपके पास अब हायर जुडिशरी का ऑप्शन खुल गया। तो इसलिए कभी अंत नहीं है इस फील्ड में, लगे रहिए। आपका पढ़ना कभी बेकार नहीं जाएगा। अगर किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो ये कैरियर का अंत नहीं है, उसके बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड हैं, लेकिन अगर आप लॉ में एक्सपर्ट हैं, लॉ की जानकारी है, तो आप जहां भी जाएंगे वहां अन्य लोगों से स्पेशल ही रहेंगे।
तो बस स्पेशल बने रहिए, किसी भी फील्ड में रहिए, एक नंबर पे रहिए, एक नंबर के लिए प्रयास करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, टॉप की जगह हमेशा खाली होती है। हमने सबने एक थॉट सुना है, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। आप अपना बेस्ट दीजिए, फोकस रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और यकीनन सफलता सबको मिलेगी। असफलता सफलता की एक सीढ़ी होती है। सर, आपने इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपको। और ये इंटरव्यू बहुत ज्ञानवर्धक और रोचक भी था। मुझे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला, मेरे साथ साथ हमारे दर्शकों को भी। नमस्कार।